नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट सिस्टम यानी कि संसद का जो स्ट्रक्चर है यानी कि बनावट कि संसद में लोकसभा राज्यसभा जो होती है उसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, कहां से चुन के आते हैं और किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो संसद है अस्तित्व में देखने को मिलेगा, वर्तमान समय में देखने को आपको ये चीजें मिलेंगी। इसको इजी तरीके से समझने के लिए आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा जिसको कहते हैं सरल। ठीक है, स से होता है संसद, र से होता है राज्यसभा, ल से होता है लोकसभा। आखिर सरल याद करने की क्यों जरूरत है? इसलिए याद करने की जरूरत है ताकि आप जो अनुच्छेद याद करोगे वो सटीक बैठ पाए। कई बार ऐसा होता है ना, हम भूल जाते हैं, लेकिन जब सरल याद रहेगा तो स से याद रखोगे संसद, र से याद रखोगे राज्यसभा, ल से याद रखोगे लोकसभा। ठीक है, संसद किस में जिक्र किया गया है? 79 में। राज्यसभा का जिक्र किस में किया गया? 80 में। और लोकसभा का जिक्र किया गया अनुच्छेद 81 में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और हम देखते हैं संसद यानी कि जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। लोकसभा अगर देखा जाए तो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कौन? लोकसभा। राज्यसभा की बात करें तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? राज्यों का। इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसमें राज्यों का किया जाता है। और जो राष्ट्रपति होता है इसको हम क्या कहते हैं? देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप ये कह सकते हो कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, चलिए और आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए जो लोकसभा होता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार का जो है इमेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे आप ये समझ सकते हो कि ये लोकसभा का, ये राज्यसभा का इमेज है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे देखिए जो राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है पहले हम उसको समझ लेते हैं और फिर जो लोकसभा का स्ट्रक्चर हम उसको समझेंगे। राज्यसभा की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए राज्यसभा में जो अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो कितने हैं? 250 होते हैं अधिकतम सदस्य। यहां पे देखिए अधिकतम सदस्य कितने हैं? 250 है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो कितने सदस्य हैं? 245 है। यानी कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम की बात करें तो 250 होते हैं। और आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि वर्तमान में अभी इस समय कितने सदस्य हैं, तो आप क्या कहोगे? 245 है। इसमें अगर देखा जाए 250 में से मनोनीत कितने किए जाते हैं? 12। और इसमें निर्वाचित, मनोनीत का मतलब क्या होता है और निर्वाचित का मतलब क्या होता है? मनोनीत का मतलब होता है कि चुन लेना। कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है कि भाई इनमें से मैं चुन लिया, इसको कहते हैं मनोनीत करना। निर्वाचित करने का मतलब क्या होता है? चुनाव करना, कि हाँ चुनाव होएगा तब जाके आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यही है, मनोनीत कितने होते हैं? 12। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आप कह सकते हो 12। इसके साथ साथ निर्वाचित सदस्य यानी कि जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 238 होते हैं। और ये भी दो हिस्सों में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, राज्यों से जो चुन के आते हैं 234 आते हैं। इसके अलावा देखा जाए जो 4 आते हैं वो केंद्र शासित जो क्षेत्र है वहां से चुनकर आते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, कैसे? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किसका चुनाव होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है। लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए आज के समय में तो कुल कितने सदस्य हैं? 245 हैं। जहां पर 12 सदस्य, सेम वही 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो यहां पर भी 12 सदस्य कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। निर्वाचित, अब यहां पे 5 सदस्य जो है एक्स्ट्रा है, इसलिए 238 को चुनाव होता था, लेकिन अब कितने का होएगा? 233 का होगा। तो निर्वाचित जो सदस्य हैं 233, इसमें से राज्यों से कितने आते हैं चुन के? 229। और जो 4 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। इनमें भी देखा जाए तो जो 3 हैं वो दिल्ली से चुने जाते हैं और जो पांडिचेरी है वहां से 1 को चुना जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है जहां पे हम ये समझ सकते हैं कि राज्यसभा में इतने मेंबर होते हैं और वो इतने राज्यों से चुन के आते हैं और इतने केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में अगर मैक्सिमम सदस्यों की बात किया जाए तो 552 होता है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 543 सदस्य हैं, यानी कि 543 सदस्य हैं। इनमें देखिए 500 जब 52 होते थे, इनमें 2 एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन होते थे। और इसमें निर्वाचित कितने होते थे? 550 होते थे। ठीक है, जिसमें से 530 जो है वो राज्य से चुन के आते थे और जो 20 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आया करते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 543 सदस्य हैं और ये सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित करके आते हैं। और इनमें से देखा जाए तो 530 है वो राज्यों से चुन के आते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से 13 चुन के आते हैं।
अब केंद्र शासित प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो दिल्ली से 7 चुन के आते हैं और अन्य जो केंद्र शासित क्षेत्र है उसमें से 6 चुनकर आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो हो गए 543 सदस्य, और ये राज्यों से 530 चुन के आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 चुन के आते हैं, और इनको भी डिवाइड कर दिया गया। 7 जो है वो दिल्ली से चुन के आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 6 चुन के आएंगे। ठीक है, अब आपसे डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली से लोकसभा में कुल कितने सदस्यों का चुनाव होता है, तो आप ये कह सकते हो कि 7 सदस्यों का होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो एंग्लो इंडियन होते थे इनको भी मनोनीत कौन करता था? राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ठीक है, लेकिन ये कौन होते थे? ये होते थे वो व्यक्ति जो एक पति पत्नी का, आप समझो एक तरीके से जोड़ा होता था, जिसमें एक अंग्रेज होएगा तो एक भारत का होगा, इसलिए इसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आपसे कोई पूछे कि लोकसभा में किस तरीके से चुनाव होता है, तो आप कह सकते हो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, मतलब डायरेक्ट। ठीक है, चुनाव होता है। अब डायरेक्ट का मतलब आप ये मत सुनना कि सीधा चुन ले जाते हैं, नहीं, डायरेक्ट का मतलब ये होता है, प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि चुनाव होता है और उसमें जो व्यक्ति जीतता है उसी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट, जिसमें चुनाव नहीं होता है, सीधा चुना जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहां पे हम चीजों को समझते हैं क्या है। लोकसभा में अगर देखा जाए तो 1950 में लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है 543 सदस्य हैं। एंग्लो इंडियन अगर देखा जाए तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। और इसी वजह से यहां पे आपने देखा है कि जब मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 थी तो एंग्लो इंडियन 2 हुआ करते थे, लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए प्रेजेंट में 543 है, तो इस समय एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। और ये कब हटा? तो ये हटा आपका 2020 में इसको हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें आरक्षित की गई है, यानी कि रिजर्व कर दी गई है? तो कुल 131 सीटें हैं, यानी कि इसको आप परसेंटेज में अगर आप कहोगे तो 24.03% जो है अनुसूचित जाति है। ठीक है, और जिसकी संख्या है 84, और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 47। ठीक है, के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो इसको और इसको मिला दिया जाए तो हो जाता है 131 सदस्य, यानी कि 24.03 जो % है इसको आरक्षित कर दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 84 है और अनुसूचित जनजाति की संख्या है 47। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए गणपूर्ति क्या होता है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि कुल सदस्यों का 10वां जो हिस्सा होता है उसको गणपूर्ति कहते हैं। जैसे एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं। आपने देखा कि कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश का समय है और बारिश हो गई और उस समय टीचर कहता है कि अगर आपके क्लास में टोटल बच्चों के 10% हिस्सा अगर होंगे तो ही मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज क्लास नहीं ली जाएगी, क्योंकि उतने बच्चे ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए टीचर क्लास नहीं लेगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो संसद है, संसद में कुल सदस्यों का 10% हिस्सा रहेगा तो ही संसद की बैठक शुरू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब 10% हिस्से का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि एक क्लास में 200 बच्चे हैं तो मतलब 10% का मतलब होता है 20 बच्चे। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 10% का मतलब होता है 10 बच्चे। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो 10% का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से समझिए 55 लोग रहेंगे, तब जाके गणपूर्ति होगी और तब जाके बैठक शुरू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कुछ चीज और समझते हैं। यहां पे क्या लिखा है? लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर हम इसको समझने जा रहे हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो लोकसभा का जो जिक्र है अनुच्छेद 81 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का जो जिक्र है 80 में किया गया है। अभी आपसे कोई पूछ ले कि संसद का जिक्र किसमें किया गया है, तो आपको कहना है 79। याद है आपको मैंने क्या बताया था? इसको याद करने के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? सरल। सरल में क्या था? स से होता है संसद, र से होता है राज्यसभा, ल से होता है लोकसभा। संसद का जो जिक्र किया गया है 79 में, राज्यसभा का जो जिक्र किया गया 80 में और लोकसभा का जो जिक्र किया गया 81 में। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। इसमें अधिकतम संख्याओं की संख्या कितनी है? 550 है। चुनाव कैसे होता है?
प्रत्यक्ष विधि के द्वारा यानी कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है। इसके साथ साथ राज्यसभा में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें अगर आपको शामिल होना है, सदस्य बनना है, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25। और राज्यसभा में होना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30। अधिकारी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 होते हैं, एक को अध्यक्ष कहा जाता है और एक को उपाध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसको स्पीकर भी कहा जाता है। राज्यसभा में देखा जाए तो सभापति होता है और दूसरा होता है उपसभापति। जैसे क्लास में आपके एक मॉनिटर होता है, एक सेकंड मॉनिटर होता है, इसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है, दूसरा होता है उपाध्यक्ष, इसमें सभापति होता है और दूसरा कौन होता है? उपसभापति होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे जिक्र करते हैं, आगे समझते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं जिसको स्पीकर कहा जाता है वो कौन है? जिनका नाम है ओम बिरला। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है पूर्व, देखिए हालांकि देखा जाए 2019 से यह पद खाली है, लेकिन जो पहले थे वो कौन थे? एम थम्बुदरई, ठीक है, इनका नाम था। आगे बात करते हैं राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। इसके साथ साथ राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो अगर देखा जाए लोकसभा और राज्यसभा तो इसमें जो मेन बंदे हैं, एक जिसको हम कहते हैं मेन बंदे जो हैं, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं या सभापति भी कहते हैं, वो कौन है? ओम बिरला। जो दूसरे वाले हैं वो पहले थे जिनका नाम था एम थम्बुदरई, ठीक है। इसमें राज्यसभा में अगर देखा जाए तो जो मेन बंदे हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़ और इसके अलावा जो दूसरे वाले हैं उनको कहते हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें सारी की सारी चीज़ डिस्कशन कर दी गई है। अब किसी भी चीज़ में कोई भी आपको क्वायरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर, जहाँ पे मैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें डिफ्रेंशिएट करना है और इसमें से किस टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।